Hello class 5th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav here. Children, आज हम शुरू करेंगे अपनी साइंस बुक के चैप्टर 11 को, जो कि ग्रोइंग फूड और फार्मर्स स्टोरी के बारे में है। तो हम ग्रोइंग फूड के बारे में पहले पढ़ेंगे कि किस तरह से फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं। इसके बाद हम उन फार्मर्स की स्टोरी पढ़ेंगे जो हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो हमारे लिए, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वो हम तक फूड मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेजेस दैट अ व्हीट क्रॉप अंडरगोज फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू योर ब्रेकफास्ट टेबल। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र हैं और आप आइडेंटिफाई करिए, आप इन्हें पहचानिए कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनको पार करके जो गेहूं की जो फसल है वो आपके ब्रेकफास्ट टेबल तक आती है फार्मर्स के फील्ड से, यानी किसानों के खेत से आपके ब्रेकफास्ट टेबल तक व्हीट जो है वो कौन कौन से स्टेजेस पार करके आता है। तो चलिए हम इन स्टेजेस के नाम लिखेंगे, इनको हम पहचानेंगे और हम इनके नाम लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ग्रोन व्हीट है, जो गेहूं के बीज तैयार हो चुके हैं उनको हम लिखेंगे ग्रोन, GROWN ग्रोन, और वेट WHEAT। और नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, जब फसल पक जाते हैं इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो हम लिखेंगे HARVESTING हार्वेस्टिंग, यानी फसलों की कटाई करना। इसके बाद सेपरेशन ऑफ सीड SEPRATION सेपरेशन ऑफ सीड्स। इसके बाद सीड्स को अलग किए जाते हैं स्टॉक से, ताकि हम उनको ग्राइंड कर सकें और उनसे फ्लोर बना सकें। तो यहाँ हो गया ये मेकिंग फ्लोर। इसके बाद आटा बनाया जाता है उनका, तो लिखेंगे मेकिंग फ्लोर, ये हो गया। इसके बाद मेकिंग डो, यानी उसके बाद आटा गूंथते हैं तो हम लिखेंगे मेकिंग डो। इसके बाद DOUGH लिखते हैं डो। और इसके बाद फाइनली क्या होता है, फिर हमारा पराठा या रोटी बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग रोटी या चपाती, या और भी आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हमने स्टेजेस के नाम लिख दिए। चलिए हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। फूड आइटम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, बट can they be eaten as such? No. Most of them cannot be eaten as such. The fact is that they have to be processed before we eat them. Their processing involves a lot of hard work and labor. फूड आइटम्स जो कि हमें प्लांट से और हमें एनिमल से मिलते हैं वो हम ऐसे ही नहीं खा सकते, बल्कि उन्हें अपने खाने, उनमें से बहुतों को हम ऐसे खा सकते हैं लेकिन बहुतों को हम ऐसे नहीं खा सकते हैं। उन्हें अपने खाने लायक बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, और प्रोसेस में लाने के लिए बहुत कठिन मेहनत और हार्ड लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें हम खाने लायक बना पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हीट है, अभी पीछे जो हमने लिखा स्टेजेस जो हमने लिखी, तो क्या हुआ, उसमें फसल तैयार हुई, फिर उनकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर सीड्स अलग किए जाते हैं, फिर उनका फ्लोर बनाया जाता है, फिर डो बनाई जाती है और तब जाके रोटी बनती है। तो इतने सारे स्टेजेस पार करने के बाद हमने वेट को खाने लायक रोटी पराठे में बदला। तो वी ईट वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। वी हैव टोस्ट और चपातीज, इडली एंड हलवा फॉर ब्रेकफास्ट. What is loaf of bread made of? Wheat flour. Indeed. What is an idli made of? It is made of rice and dal. Where does wheat and rice come from? Let us explore. हम पर डे अपने भोजन में अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के खाद्य सामग्री को शामिल करते हैं, जिनमें चपातीज़ होती हैं, इडली होती हैं, हलवा होती हैं। तो ये हलवा, ये इडली और ये जो ब्रेड हैं ये कहाँ से आती हैं? ये आते हैं, ब्रेड जो है ये आते हैं व्हीट फ्लोर से, इडली जो है ये राइस और दाल से बनते हैं। तो ये वेट, ये गेहूं के दाने, ये चावल के दाने, ये कहाँ से आते हैं? चलिए हम जानेंगे और हम पढ़ेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग,
ये खेती से आते हैं। किसान हमारे लिए ये अपने खेतों में उगाते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं इन बीजों को उगाने के लिए? ये करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहले ये मिट्टी को तैयार करते हैं। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बिफोर सीड्स आर सोन। बीजों को बोने के लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। इट इज मेड loose by the plug to allow air and water to pass through. This process is known plugging or tiling. Earlier, it is used to be pulled by human and then by cattle like oxen and bullocks. It took weeks to plug the entire field. सबसे पहले किसान क्या करते हैं? अपने खेतों को खेती बीजों को बोने लायक बनाते हैं और क्या करते हैं कि इनकी जुताई करते हैं। इनको जोतना कहते हैं। खेतों को खोदने को क्या कहते हैं? जोतना कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं। तो ये खेतों को इसलिए जोतते हैं ताकि इनमें हवा और पानी इनके अंदर मिट्टी के अंदर आ सके और बीजों को ये हवा और पानी अच्छी तरह से मिल सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। बहुत पहले, अब तो जो खेती करने के लिए जो खुनाई होती है, जो इनकी प्लगिंग होती है हमारे फील्ड की, वो ट्रैक्टर के थ्रू होती है। लेकिन बहुत पहले क्या था? ये ट्रैक्टर नहीं थे। तब कौन करता था? ये ह्यूमन करते थे अपने कैटल से, अपने जानवरों से, जैसे कि बुल्लॉक्स यानी कि ऑक्सेन और बुल्लॉक्स यानी कि बैलों के द्वारा इनकी जुताई होती थी। हलों से होती थी। हल आपने सुना होगा, हल से हल पड़ा है ना, उन हलों से और उन बैल से इनकी खेतों की खुनाई होती थी। इट टुक वीक्स टू प्लग द एंटायर फील्ड। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इनकी जुताई करने में, इनकी प्लगिंग करने में। लगभग हफ्ते, 2 हफ्ते ऐसे लग जाते थे। जिनके बहुत बड़े खेत होते थे ना, तो बहुत टाइम लग जाता था इन खेतों को खेती के लायक, बीजों को बोने लायक बनाने के लिए। Nowadays, plugging of soil is done with the help of tractor. A tractor is powerful motor vehicle. It moves very slow, plugging the soil with teeth in the front. अब ट्रैक्टर हो गए हैं। आधुनिक युग में क्या हो गए हैं? ट्रैक्टर हो गए हैं, जिनके के पीछे, ये ट्रैक्टर के पीछे देखिए आप, बहुत सारे दांत होते हैं। ये मिट्टी को खोदते जाते हैं और बहुत स्लोली चलते हैं ये, ताकि ये मिट्टी को डीपली खोद सकें। और इस तरह से क्या हो जाती है? बहुत जल्दी और बहुत आराम से हमारे जो फील्ड होते हैं, जो फार्मर्स के जो फील्ड होते हैं, वो प्लग हो जाते हैं। आफ्टर द सॉइल इज प्लग्ड, इट इज लेबल्ड. This is done to break large chunks of dry soil into small pieces. Labeling is done with the help of a harrow. This is another agricultural implement used mostly by attaching it to a tractor. It is made up of wooden or metal framework which bears metal discs or truth. ये एक और apparatus होता है जिससे कि प्लगिंग के बाद क्या करते हैं? खेतों को लेबल करने के लिए इनके जो लार्ज चंक्स होते हैं जो सॉइल के, उन्हें बराबर करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? एक और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है और उनको कहते हैं हम हैरो। ये लकड़ी का या मेटल का बना होता है और इनमें डिस्क लगे होते हैं, डिस्क होते हैं और टीथ्स होते हैं, जिसके थ्रू ये मिट्टी को लेबल करते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ते हैं और उनको लेबल किया जाता है। इसके बाद है सोइंग सीड। आफ्टर द सॉइल इज रेडी, सीड्स आर सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के थ्रू मिट्टी को लेबल करने के बाद क्या किया जाता है? मिट्टी को लेबल करने के बाद सीड ड्रिल से सीड्स की सोविंग यानी कि बीजों को बोया जाता है। अ सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब विथ ए फिनल शेप्ड। फिनल शेप का एक ट्यूब होता है और इसके टॉप पे क्या होता है? वर्टिकल ट्यूब होता है जिसमें कि फिनल शेप्ड होता है। इसके टॉप पे द सीड ड्रिल इज अटैच टू अ प्लग एंड सीड्स आर फिल्ड इन इट। और इसमें क्या कर दिए जाते हैं? सीड ड्रिल में बीजों को डाल दिया जाता है। एज द प्लग मूव्स इन द फील्ड, और जैसे जैसे ये मिट्टी में बढ़ते जाते हैं, बीज क्या होती हैं? मिट्टी में बोता चला जाता है ये ट्यूब, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। देखिए आप यहाँ जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, सीड ड्रिल इसी तरह का होता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट क्रॉप्स require different amount of water. For example, rice require a lot of
water, wheat requires less, and millets a even lesser amount. Irrigation is the process by which enough water is supplied to the growing crops. Wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals are the various sources of irrigation. Irrigation क्या होता है बच्चों? इरिगेशन होता है सिंचाई करना, यानी जब बीजों को बो दिया जाता है तो फिर उन बीजों को पानी चाहिए होता है, क्योंकि बिना पानी के सीड ग्रो नहीं हो सकता, तो फिर बीजों में पानी डाला जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ जो सीड्स होते हैं उनको उनके लिए जो पानी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कि राइस की फसल के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. वीट रिक्वायर्स लेस एंड मिलेट्स, वीट और मिलेट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है. इसी तरह से जो और भी अन्य तरह की फसलें होती हैं उनमें भी पानी की मात्रा की अलग अलग ज़रूरत होती है. Irrigation is the process by which enough water is supplied to the grown crops. इरिगेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, इरिगेशन सिंचाई जो है उसके थ्रू पानी सप्लाई की जाती हैं. जितनी मात्रा में जिस फसल को पानी चाहिए होती है उतनी मात्रा में पौधों को पानी पहुंचाया, ग्रोइंग क्रॉप्स को पानी पहुंचाया जाता है. और ये पानी कहाँ से हम देते हैं, ये किसान कहाँ से लाते हैं ये पानी? ये वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स यानी तालाबों के, लेक्स यानी कि झरनों से, झीलों से, झरनों से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, ये इन सब जगहों से पानी लेते हैं और पौधों तक इन्हें पहुंचाया जाता है. Earlier farmers used to depend on the monsoon for irrigation, but the rains are very erratic. Sometimes it rains heavily, running the crops, while on some other occasions there was drought. Hence there was a need to develop a proper irrigation system. बहुत पहले फार्मर्स जो होते थे वो मॉनसून पर ही डिपेंड होते थे इरिगेशन के लिए, अपने फसलों की सिंचाई के लिए वो मॉनसून पर यानी बारिश पर डिपेंड होते थे कि कब बारिश हो और कब उनके फसलों को पानी मिले. कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी जिससे उनके फसल बह जाते थे और फसलों का नुकसान हो जाता था. और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती थी और उनके खेतों में सूखा पड़ जाता था, क्योंकि सारे जो बीज हैं वो पानी के अभाव में क्या हो जाते थे, सूख जाते थे और ख़त्म हो जाते थे. तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसे में एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता हुई जो कि फसलों को टाइम पर पानी डाला जा सके, जिनकी वजह से फसलों का नुकसान भी ना हो, ना बहुत ज़्यादा पानी हो, ना बहुत कम पानी हो, बल्कि क्रॉप्स के हिसाब से उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके. तो इसे हम कहते हैं इरिगेशन सिस्टम. तो अब देखिए हम पढ़ते हैं इरिगेशन सिस्टम क्या है और इनके थ्रू कैसे पानी लाया या डाला जाता है. तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व्स पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल एंड कैनाल्स and irrigation the field. Old techniques of pulling water from the well are moved, which use a pulley to draw water and irrigate the field. Chain pump, Dekli and Rahat. Irrigation is modern time is easier with the construction of dam. Water from dam is carried by canals. Water sprinkler is also used for irrigation. Pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline. Water is pumped through the main pipe. A jet of water comes out of the nozzle and gets sprinkled on the crops. बच्चों बहुत पहले की बात है, जब इस सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी तब क्या होता था, लोग कुएं से या नहरों से पानी लाकर अपने फसलों में डाला करते थे. ये हमारी ओल्ड टेक्निक है. और इसके जो कुओं से जब ये पानी निकालते थे उनमें पुली लगा होता था. देखिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सारे ओल्ड टेक्निक्स हैं जिनसे कि फसलों की सिंचाई होती थी. देखिए ये यहाँ देखिए, आप देखिए किस तरह से कितनी मेहनत करते थे किसान फसलों को उगाने के लिए, के फसलों में पानी डालने के लिए. यहाँ देखिए ढेकली सिस्टम से यहाँ डालते हैं. और यहाँ भी देखिए आप, ये वाटर स्प्रिंकलर है जो कि अब मॉडर्न टेक्निक है और जिसके
द्वारा फसलों में आराम से पानी पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है जिसके थ्रू पानी आराम से यहाँ से मोटर उठा लेती है और पाइप के थ्रू क्या होता है, ये पाइप के थ्रू यहाँ से आप देखिए मेन पाइप से होकर स्प्रिंकलर यहाँ खेतों तक जाता है। यहाँ स्प्रिंकल लगे होते हैं जिनमें फव्वारे टाइप से ये पानी फसलों तक जाते हैं इस तरह से, और फसल तक ये पानी बहुत ही आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉडर्न टेक्निक, और ये सारी जो चीज़ ये सारे जो हैं ये हमारे हैं ओल्ड टेक्निक जिनके थ्रू बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमारे फार्मर्स को। तो आप देखिए जो स्प्रिंकलर होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर अब जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, डैम बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बन गए हैं। डैम के थ्रू जो पानी है वो कनाल्स तक यानी नहरों तक जाता है। नहरों से ये क्या होते हैं, नहरों से एक बहुत बड़े पाइप के थ्रू ये पानी हमारे खेतों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ स्प्रिंकलर लगे होते हैं जिसके द्वारा ये पानी खेतों में बड़े आराम से फसलों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके बाद है पढ़ेंगे हम एडिंग फर्टिलाइजर्स। क्या होता है कि जो हमारे फसल होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, एड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ. Pesticides and insecticides are also sprayed on the crops to destroy pests. Pests are organisms that destroy crops. Natural insecticides like neem leaves are also used to prevent the damage of seeds by insects. जो फर्टिलाइजर्स होते थे यानी उर्वरक यानी कि खाद, इनको भी हम किसान जो हैं अपने खेतों में डालते थे, अपने फसलों में डालते थे ताकि डाले जाते हैं ताकि जो फसल हैं वो अच्छी उनकी ग्रोथ हो सके और वो अच्छी पैदावार हो सके। अब फसलों की अच्छी पैदावार के लिए यह भी ज़रूरी होता है कि उनमें कीटाणु जो लग जाते हैं, पेस्ट जो लग जाते हैं, इंसेक्ट्स जो लग जाए उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको भी समय समय पर उनसे बचाने के लिए क्या होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है। उन पे स्प्रे किए जाते हैं दवाइयाँ, और ताकि ये फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैन्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड व्हेन राइप. आफ्टर running the crops, grain is separated from the stalk. Machines like combine harvester is used to harvest the crop these days. Earlier a lot of manual labor was involved in the entire process of harvesting. Traditionally harvesting of reaping in the cutting of the crop using a sathe, sickle or wrapper. Then the grain is separated from the stalk. This is done by threshing. Threshing is the losing of grain or seed from the husk and straw. Threshing may be done by beating the grain using a flail on a threshing floor. This is followed by the process of cleaning through winnowing. हार्वेस्टिंग जो होती हैं, फसलों के तैयार होने के बाद हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है, इनको कहते हैं हम हार्वेस्टिंग, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उनके स्टॉक से यानी उनके डंठल से, बीजों को अलग की जाती हैं। मशीन जो आजकल आधुनिक युग में जो हार्वेस्टिंग की जो मशीन है उन्हें कंबाइन हार्वेस्ट कहते हैं, जिसके थ्रू ये हार्वेस्ट भी करता है और इसके बाद ये हार्वेस्ट करके बड़े आराम से स्टॉक्स को और सीड्स को अलग अलग कर देता है। अर्लियर बहुत पहले इस तरह के जो मशीन्स थे वो नहीं थे, तो क्या होता था, मैनुअल लेबर यानी कि बहुत से मजदूर लगाए जाते थे फसलों की कटाई के लिए और इसमें बहुत लंबा समय लग जाता था। ट्रेडिशनली हार्वेस्टिंग और रीपिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप्स यूजिंग अ सैथे, जो उपकरण जो इस्तेमाल किए जाते थे उस समय क्या होता था, सैथे इस्तेमाल किया जाता था। सैथे का मतलब होता है बच्चों काटने वाली, घास काटने वाली मशीन को सैथे कहते हैं।
तो इसके या फिर आपने अपने घर में या खेतों गाँव में आपने देखे होंगे इस तरह के, सभी के घर में लगभग सभी गाँव में लगभग ऐसे मशीन, ऐसे ऑपरेटर्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाते होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू ये देखिए हैं, ये है साथी, ये देखिए। तो इसके थ्रू फसलों की कटाई की जाती थी, इसको कहते हैं। तो इससे क्या होती थी, फसलों की कटाई की जाती थी। और अब तो बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग मशीन आ गई हैं जिसके थ्रू फसलों को बड़े आराम से बहुत कम समय में काट लिया जाता है। इसके बाद सीड्स को अलग किए जाते हैं जिनको हम थ्रेसिंग कहते हैं। और थ्रेसिंग के बाद या बहुत पुराने समय में थ्रेसिंग भी नहीं थी, थ्रेसिंग की भी कोई मशीन नहीं थी, तो सीड्स को पटक पटक के, देखिए यहाँ जैसे कि दिखाया जा रहा है आपको, ये फसलों को पटक पटक के क्या करते थे, स्टॉक से सीड्स को अलग अलग करते थे। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ये कहलाती हैं विनोविंग, ये कहलाती हैं विनोइंग। चलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। विनोइंग क्या होता है कि थ्रेसिंग में बी डन बाय बीइंग द ग्रेन यूजिंग फ्लेल ऑन ए थ्रेसिंग फ्लोर। थ्रेसिंग फ्लोर पे ये पटक पटक के बीजों को अलग किए जाते हैं। इसके बाद बीज जब निकल जाते हैं तो उनके साथ क्या होते हैं, उनके साथ हस्क भी होते हैं। हस्क क्या होते हैं, भूसा जिसको हम कहते हैं। अनाजों के साथ उनके जो ड्राई जो पार्ट होते हैं, छिलके होते हैं उनके, वो रह जाते हैं। जो दाने के छिलके नहीं, बल्कि जो फसलों के जो छिलके स्टॉक्स के साथ मिक्स होते हैं उनको हम हस्क कहते हैं, भूसा कहते हैं जिनको हम। तो उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, विनोविंग किया जाता है। इन्हें विनोविंग का मतलब होता है पछाड़ना या इनको हटाना कहते हैं, या उड़ाना इनको कहते हैं। हस्क को उड़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ऊंचाई पे आप खड़े हो जाएं और वहाँ से सीड्स को आप नीचे की तरफ गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, हवा की वजह से या जो भूसे होते हैं वो हल्के होते हैं, वो उड़कर दूसरी तरफ ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं और आपके अनाज नीचे सीधे गिरते हैं और यहाँ पे आपकी जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोविंग या पछाड़ना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। द फार्मर सेल्स द क्रॉप्स टू बायर्स। A crop like wheat is ground in a floor. The farmer sells the crops to buyers. A crop like wheat is ground in a flour mill to make flour. After that, it is packed in bag and then marketed. This flour is then used to prepare bread, bun and chapatis. Do you know? Many different dishes can be made from the some grain. Similarly, rice grain is used to make idli, kheer, pulao, biryani and firni. तब ये आपने देखा कि फसल इस तरह से तैयार हो गए और फार्मर्स इसके बाद क्या करते हैं, इन अनाजों को लेकर कहाँ जाते हैं, इन्हें लेकर ये मार्केट में बायर्स को दे देते हैं, खरीदारों को ये दे देते हैं। क्रॉप जो जैसे कि गेहूं के जो क्रॉप होते हैं उनको ग्राउंड किया जाता है, उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, फ्लोर बनाए जाते हैं और बाद में इन फ्लोर्स को मार्केट में बेच दिया जाता है पैकेट बनाकर। और फिर क्या होता है, इनसे ब्रेड बनते हैं, बन बनते हैं, चपातीस बनते हैं। इसी तरह से आप जानते हैं कि चावल के दानों से क्या क्या बन सकते हैं। चावल के दानों से बन सकते हैं राइस, बन सकते हैं इडली, खीर, बिरयानी, पुलाव, ये सारी चीज़ें चावल से बनते हैं। सम प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स स्टिल इन यूज। आइए हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी खेती में काम आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगिंग इज यूज टू डिग एंड कल्टिवेट द सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर सोविंग सीड्स। आपने ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसके थ्रू कैटल्स और प्लग का इस्तेमाल किया जाता था और इस तरह से मिट्टी को तैयार किए जाते थे फसलों को उगाने के लिए। ये देखिए स्पेड एंड हो है। स्पेड एंड होए आर यूज टू डिग एंड टर्न द सॉइल। इनके थ्रू क्या होता था, मिट्टी की खुदाई होती थी और उन्हें लेबल किया जाता था।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रेकी एंड प्लैंक आर यूज टू लेबल द लैंड, और इस एपरेटस से क्या होते थे, जो लैंड है उनको लेबल किया जाता है। प्लैंक इज पुल्ड बाय ऑक्सन, और प्लैंक जो होते थे वो पुल्ड किए जाते हैं ऑक्सन के थ्रू, यानी बैल के थ्रू। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे है हैरो इज यूज टू ब्रेक अप लार्ज लम्प्स इन सॉइल। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था, हैरो इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सॉइल चंक्स हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको ब्रेकअप किया जाता है और उनको लेबल किया जाता है। इसके बाद देखिए आप सिकली और सेथे आर यूज टू कट द क्रॉप एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के टाइम इनका इस्तेमाल किया जाता है फसलों की कटाई के लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। Cereals like wheat, rice, maize, oats, pulses like beans, gram, pea, oilseed like mustard, sunflower, and other crops like sugarcane an example of food crops. तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉप्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो मेनली जो क्रॉप्स हैं हमारे वो मेनली दो तरह के ही होते हैं। फूड क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम खाने के लिए उगाते हैं, और जिन्हें खाने के काम में लाया जाता है। जैसे कि जो फूड क्रॉप्स होते हैं वैसे जैसे चावल हैं, गेहूं हैं, मक्के हैं, ओट्स हैं, पल्सेस हैं, इसके साथ ही ऑयल सीड्स हैं, सनफ्लावर के हैं, शुगर केन हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड क्रॉप्स में आते हैं। और दूसरा ग्रुप है इनका कैश क्रॉप्स। जैसे बहुत सारी ऐसी फसल हैं जिनका कमर्शियल पर्पस के लिए उन्हें उगाया जाता है, जैसे कि जूट, कॉटन, रबर, शुगरकेन, कैशियो एंड मोर प्लांटेशन क्रॉप्स आर कैश क्रॉप्स इन इंडिया। कैश क्रॉप्स वे होते हैं जिनका कि कमर्शियल यूज़ है, जिनको कि हम मार्केट में बेच के पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि कॉटन हो गए, जूट हो गया, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, तो इन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे क्रॉप्स के जो टाइप्स हैं वो दो तरह के हो गए। फूड क्रॉप्स जिन्हें हम खाने के लिए उगाते हैं, और कैश क्रॉप्स जिन्हें हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अ प्लांटेशन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ state where crops are grown for sale in distant market rather than for local consumption. अब देखिए प्लांटेशन इज ए लार्ज फार्म और स्टेट। प्लांटेशन जो होता है वो लार्ज स्केल पे फसलों को ग्रो किया जाता है ताकि इन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जा सके। बड़े पैमाने पर उगाने का मतलब है बच्चों, इन्हें ज़्यादा जगह पे उगाया जाता है ताकि इनकी जो खेती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जा सके इन चीज़ों को, और बाहर के मार्केट में, दूर के मार्केट में इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकें। सच क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, कॉफ़ी, टोबैको, शुगर केन, सेसमे एंड वेरियस ऑयल सीड्स एंड रबर ट्रीज। इस तरह के फसलों में कपास है, कॉफ़ी है, गन्ना है, तंबाकू है, तिल है, और बहुत से तरह के ऑयल सीड्स होते हैं, और साथ में रबर भी होते हैं। आप लोग जानते ही हो रबर के बहुत सारे यूज़ हैं। रबर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं, टायर बनते हैं, ट्यूब बनते हैं, जिनसे व्हीकल्स हमारे चलते हैं। तो मार्केट में रबर के डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनके बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। तो सच क्रॉप्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये प्लांटेशन क्रॉप्स भी कैश क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इन्हें भी मार्केट में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। टी इज़ ग्रोन इन टी गार्डन वाइल फ्रूट्स इन ऑर्चार्ड्स। टी चाय यानी चाय के बागानों में उगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, और कई मूवीज़ में देखे होंगे या सीरियल्स में देखे होंगे टी गार्डन। तो ये जो चाय उगाए जाते हैं उन्हें टी गार्डन कहा जाता है, जबकि फलों को उगाए जाने वाली जगह को ऑर्चार्ड्स कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर डील्स विद ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स।
डेकोरेशन के लिए जो यूज़ होते हैं प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, बहुत से सुंदर सुंदर तरह के जो लीव्स होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं और सब्जियां होती हैं, इनकी खेती करने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर यही है कि हॉर्टिकल्चर इज़ growing of fruits, vegetables and ornamental plants are called horticulture. Crops based on season. Crops require different climatic condition to grow and complete their life cycle. Based on season, crops are classified as Rabi and Kharif. बहुत से जो हमारी जो फसल हैं ये फसल डिपेंड करते हैं मौसम पर भी। किस तरह से मौसम पे डिपेंड करते हैं और कौन से मौसम में किस तरह के फसल उगाए जाते हैं, इसको जानेंगे हम। आइए, दो तरह के फसल होते हैं हमारे, रबी और खरीफ के। तो रबी फसल क्या कहलाती हैं? These are crops which are sown in the start of winter and harvested in spring. इस तरह के जो फसल हैं वो विंटर इन्हें बोया जाता है विंटर में और इन्हें काट लिया जाता है स्प्रिंग सीजन में। तो इन्हें हम कहते हैं रबी की फसल या रबी क्रॉप्स। द रबी क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड द स्प्रिंग हार्वेस्ट और द विंटर क्रॉप। इन्हें हम स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं क्योंकि इन्हें हम स्प्रिंग सीजन में काटते हैं, इसलिए हम स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। या विंटर क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको विंटर में लगाते हैं। मेजर रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पी, मस्टर्ड एंड सेसमी। मेजर जो रबी क्रॉप्स हैं वो गेहूं होते हैं, बार्ली होती हैं, मटर होते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों होते हैं, सेसमी यानी कि तिल होते हैं। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई। जुलाई की जो पहली बारिश होती है उन समय इन्हें बोया जाता है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जब ये साउथ वेस्ट मानसून होते हैं उस समय इन्हें बोया जाता है और अक्टूबर के समय जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं तब इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इन्हें काट लिया जाता है। द खरीफ क्रॉप्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑटम हार्वेस्ट और मॉनसून क्रॉप। इन्हें हम ऑटम हार्वेस्ट या मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ऑटम में काटे जाते हैं इसलिए ऑटम हार्वेस्ट हो गए, और मॉनसून में इन्हें लगाया जाता है इसलिए हम इन्हें मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। मेजर खरीफ फसल में हमारे ज्वार बाजरा होते हैं, पैडी यानी राइस होते हैं, मेज़ यानी कि मक्का होता है, ग्रीन ग्रेम मूंग की दाल, ग्राउंडनट मूंगफली, रेड चिली यानी लाल मिर्चें, कॉटन यानी कपास, सोयाबीन, शुगर केन यानी गन्ना, टर्मरिक हल्दी और सेसमी यानी तिल, ये सभी खरीफ फसल कहे जाते हैं। आइए हम जानेंगे इंडियन फार्मर्स के बारे में जो कि हमारे लिए ये क्रॉप्स उगाते हैं, हमारे लिए ये फसल उगाते हैं। Majority of India's population lives in village. Most of them are farmers. जो हमारे देश का जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो गाँव में रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग किसान हैं। एंड इंडियन फार्मर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन फार्मर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ही टेक्स हिज प्लग एंड हिज कैटल एंड गो हिज फील्ड इवन बिफोर इट इज़ फुल डे लाइट. His life is full of difficulties. We find him working on his field, sowing, plugging or reaping in biting cold of winter as well as in the hot winds of summer. आप भारतीय किसानों को अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादातर समय वो अपने खेतों में ही नज़र आएंगे, कभी बुआई करते हुए, कभी कटाई करते हुए, कभी सींचते हुए अपने पौधों को। चाहे वो कितनी ही गर्मी का दिन हो, चाहे वो कितनी ही सर्दी का दिन हो, आपको ये किसान हमेशा खेत में ही आपको दिखाई देंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर ही लिव्स इन लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो गरीबी में ही बीत जाती है। ही इज़ बॉर्न इन डेबट, लिव्स इन डेबट एंड डाइज इन डेबट। वो कर्ज में ही पैदा होते हैं, उसी में बढ़ते हैं और उसी में वो मर भी जाते हैं। हिज क्रॉप्स आर एट द मर्सी ऑफ रेन। क्यों? क्योंकि उनकी जो फसल होती है वो बारिश की दया पर निर्भर करते हैं।
क्यों ज़्यादातर जो गांव में ऐसे किसान हैं हमारे इतने गरीब होते हैं कि वो जो इरिगेशन के जो आधुनिक तकनीक है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उनकी जो खेती होती है वो बारिश पर डिपेंड हो जाती है, जिनकी वजह से उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फेमिनेंस और फ्लड ऑफन टेक अवे हिज हार्वेस्ट, therefore evidence of suicide by farmers in many states. Here is a report. तो क्या होता है कि जो रेन पे डिपेंड होने वाले जो किसान होते हैं, कभी कभी वो रेन पे डिपेंड होने की वजह से बाढ़ आ जाता है कभी कभी तो, और उनके सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, बह जाते हैं, और कभी कभी बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है और उसकी वजह से भी उनकी फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा भी होता है कि फार्मर्स आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। To make a farmer's life happier and healthier, the government today is taking some important step. गांव के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और उनको स्वस्थ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं ताकि उनकी जो स्थिति है उनमें सुधार आ सके। In 2008, the government announced a $15 billion waiver of loans for the farmers. Scientific method of agriculture are being introduced to improve their condition. 2008 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो हमारे किसान हैं उनके 15 बिलियन जो डॉलर हैं उनका जो ऋण है उनकी कटौती उनको माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही उन किसानों को साइंटिफिक मेथड के एग्रीकल्चरल जो होते हैं, आधुनिक तकनीक के जो एग्रीकल्चरल उपकरण हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके और उनकी जो खेती करने का समय और साधन है उनमें बदलाव आ सके। द जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पुअर। जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया ताकि इन जो हमारे गांव के जो गरीब किसान हैं उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिक्स टू गिव पावर टू द पीपल टू वर्क आउट देयर ओन डेस्टिनी। जो पंचायती राज योजना है उसके तहत इन लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने जो भी वो उगाते हैं उसे अपने दूर की जगहों पर उन्हें बेच कर पैसे कमा सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड दैट द लोन ऑफ द फार्मर अप टू 10,000 वुड बी वेव्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, वादा किया उनसे कि उनके जो लोन का, फार्मर्स के जो लोन का 10,000 उनके जो लोन का जो 10,000 भाग है वो माफ़ कर दिया जाएगा। गुड क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम। उन किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड्स यानी कीटाणुनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोरोवर pump sets and tractors have now become a common sight in rural areas. अब ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि गांव के किसानों के पास आधुनिक युग में पंप सेट भी है, ट्रैक्टर भी है और बहुत से ऐसे उपकरण उनके पास हैं आधुनिक जिनसे कि वो अपनी खेती को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। It is heading to see that and more improvement are taking place on a regular basis. तो इस तरह से हमने देखा कि अब जो सरकार ने इनके लिए कदम उठाए हैं उनकी वजह से अब हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गए हैं। चलिए ये हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम देखेंगे इनकी एक्सरसाइज को। देन द टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्पेड एंड होए वेयर used to olden days in
इसका देखिए करेक्ट आंसर मैंने लगा रखा है पहले से ही, ये है dig and turn the soil. Dash is the process by which water is supplied to the crops. इसमें होगा irrigation. Find the odd one out. Sowing, irrigation, harvesting, winnowing. Sowing, irrigation, harvesting and winnowing ये सारी फसल से हैं, तो irrigation हमारा सबसे अलग है, इनमें लगा देंगे. इसके बाद है which of the following is a cash crops? Then the answer is cash crops हो जाएगा हमारा कॉटन. नेक्स्ट है which of the following is a खरीफ crops? तो इसमें हम लगा देंगे सेसमी. इसके बाद है which tool are used for performing the following agriculture practice? For preparing the soil, प्लग हो जाएगा इसमें. For leveling the soil, rake and plank हो जाएगा. नेक्स्ट है for sowing seed, seed drill हो जाएगा. नंबर 4 में है irrigation, तो चैन पंप हो जाएगा या पंपिंग सेट भी हम लिख सकते हैं. नंबर 5 फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो कंबाइन हार्वेस्टर हो जाएगा. ये मैंने पहले से इसमें लिख रखा है बच्चों आपके लिए. तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा. तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर.